स्पेशल अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है विच इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मीन्स लाइक प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज और गुड्स एट द सेम लोकेशन. डिपार्टमेंट के अपोजिट में एक और कंसेप्ट है जिसे हम ब्रांच के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? ब्रांच के नाम से जानते हैं. ब्रांच में क्या हो रहा है? सेम सर्विस और सेम गुड्स हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से प्रोवाइड करते हैं. इन केस ऑफ ब्रांच क्या होगा? सेम गुड्स और सेम सर्विसेज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट लोकेशंस. जैसे मेरा यहाँ कोचिंग सेंटर है, मान लो मैंने हावड़ा में भी कोचिंग सेंटर खोला मेरे ही कोचिंग सेंटर के नाम से, वहां मैं ही क्लासेस ले रहा हूँ वर्चुअली या फिजिकली, वो मेरे लिए ब्रांच कहलाता है. जैसे बैंक होता है एसबीआई बैंक, उसके अलग अलग क्या कहलाते हैं? ब्रांच. वो एक ही बैंकिंग कंपनीज के सर्विसेज अलग अलग जगह पे हैं. वैसे कोई कंपनी जैसे मान लो बाजार कोलकाता, उसका भी अलग अलग जगह पे स्टोर है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा. लेकिन डिपार्टमेंट क्या होता है? सेम लोकेशन पे, लाइक इन विद इन कोचिंग सेंटर, यहाँ पे हमारी इस बिल्डिंग के अंदर मान लो ये मेरा कोचिंग सेंटर एरिया है और सामने वाले को मैंने ऑफिस बना लिया और वहां पे मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ. तो मेरे लिए दोनों क्या कहलाएगा? डिपार्टमेंट. और दोनों डिपार्टमेंट का ओनर एक ही होगा, कंट्रोल एक ही है, मैनेजमेंट एक ही है. जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, क्लास 11-12 में पढ़े होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर. तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है? एक ही स्टोर के अंदर अलग अलग से डिपार्टमेंट बना कर रखते हैं. तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमें नॉर्मल अकाउंटिंग तो पता है, एंड नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या रिपोर्ट बनाते हैं? प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. देयर आर थ्री आइटम्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं और थ्री रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, profit and loss account, and the balance sheet. But in case of department, suppose we have three departments A, B, C. In case of three departments, we prepared individual departmental wise trading, profit and loss account, and then combinedly, मतलब हमें एक टोटल भी तो चाहिए ना, क्योंकि एक ही बंदे का है. अरे मेरा कोचिंग का भी बिजनेस है, मैं कंसल्टेंसी भी कर रहा हूँ, मान लो मैं कोई एक तो स्टोर भी खोल दिया हूँ, बुक्स वगैरह बेचता हूँ. ये तीनों का अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे, अलग अलग ट्रेडिंग बनेगा, बट इन तीनों को एक साथ मर्ज करना है कि नहीं? करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ अल्टीमेट तो ओनर मैं ही हूँ, एक ही बंदे का है, तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे. ये हमारे लिए कहलाएगा टोटल. जो टोटल बनता है ना, उस टोटल का नाम होता है जनरल, मतलब जनरल पीएल. इसलिए हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि कोई भी अगर आइटम का लॉस वगैरह होता है कहाँ भेजेंगे, तो हम लोग बोल देते थे जनरल पीएल में. तो तब हमें समझ में नहीं आता था जनरल पीएल में सबका कंबाइंड बनता है वो जनरल पीएल. तो डिपार्टमेंटल वाइज अगर हम अकाउंटिंग करेंगे सर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बल्कि हमें हर डिपार्टमेंट वाइज बनाना पड़ेगा. या उसका दूसरा तरीका है कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. तो इंस्टेड ऑफ वन सिंगल अमाउंट, जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होंगे हम उतने अकाउंट खोल देंगे. मान लो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा कॉलेज कॉलेज एक है, सिंगल कॉलेज है, बट कॉलेज के अंदर बेटा तीन डिपार्टमेंट है: कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट. तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंट बोलेंगे. तो पहले बेटा पता करना पड़ेगा ना, कॉमर्स की कमाई क्या है, आर्ट्स की कमाई क्या है, साइंस की कमाई क्या है, एंड देन टोटल कॉलेज का ओवरऑल रिपोर्ट. सर डिपार्टमेंटल वाइज क्यों जानना? जब सारा बिजनेस मेरा ही है तो फिर अलग अलग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? बताओ, कोई रीजन बताओ. अलग अकाउंटिंग करने का फायदा कुछ बताओ, एक तो फायदा. तो मान लो कि अलग अलग आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे? यस. मान लो मेरे पास अगर तीन डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है हम उसके ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, उसके एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे. और जिस डिपार्टमेंट से अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा है, उसे हम लोग बंद करने के बारे में सोचेंगे, उसे हम छोटा करने के बारे में सोचेंगे. लाइक ऐसा चल रहा है. ठीक है. तो हमारे लिए डिपार्टमेंट का ये फायदा हुआ. दूसरा, हम लोग जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंटल मैनेजर रखते हैं. अगर उसका रेम्यूनरेशन है, उसका मान लो कुछ कमीशन वगैरह है, तो कैसे कमीशन या कैसे उसका इफिशियंसी चेक करेंगे या वो अपने डिपार्टमेंट में सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अपने डिपार्टमेंट में सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम उसका डिपार्टमेंटल वाइज रिजल्ट चेक करेंगे.
डिपार्टमेंटल वाइज रिजल्ट चेक करेंगे। जैसे हम डिपार्टमेंटल वाइज रिजल्ट चेक करेंगे, हमें डिपार्टमेंटल प्रॉफिट का नॉलेज आ जाएगा। अकॉर्डिंगली हम उस एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना है डिपार्टमेंटल वाइज। अभी अगला कंसेप्ट है कि जब डिपार्टमेंट का आएगा तो बेटा देयर आर सम स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। स्पेसिफिक एक्सपेंसेस मतलब जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना परचेज होगा, अपना सेल प्राइस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और डिपार्टमेंट वाइज अगर वेजेस का जरूरत है तो डिपार्टमेंट वाइज वेजेस। ऐसे बहुत सारा खर्चा है जो डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक किया हुआ रहेगा। अदर हैंड कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे विच आर इन कॉमन नेचर, लाइक रेंट। सपोज इस घर का मैं एक सिंगल रेंट पे करता हूँ, बट आई एम यूटिलाइजिंग द इंटायर स्पेस in coaching center purpose, for the consultancy purpose, for the book selling purpose, or other purpose. So similarly, to make building लियो and you open multiple department and you are paying a single rent. तुम्हारा कॉलेज है, एक भाड़े पे लिया हुआ है, एक ही रेंट पे करेंगे और उसी स्पेस को हम कॉमर्स में यूज कर रहे हैं, आर्ट्स में यूज कर रहे हैं, साइंस में यूज कर रहे हैं, तो रेंट को कौन से डिपार्टमेंट में लेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें एलोकेट करना पड़ेगा, हमें एलोकेशंस करना पड़ेगा। और एलोकेशंस करने का तरीका क्या होता है, एलोकेशंस का तरीका क्या होता है सर, उसका जो बेस्ट बेसिस होगा हम उस बेस्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाइक रेंट, रेंट का बेस्ट बेसिस क्या है, दैट इज द फ्लोर एरिया। कौन सा है, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में क्या करते हैं कि भाई जिसका जितना ज्यादा एरिया तो उतना ज्यादा रेंट, जिसका जितना कम एरिया यूज कर रहा है उसका उतना कम रेंट होगा, है कि नहीं। तो कॉमन एक्सपेंसेस को एलोकेशंस ही इंपॉर्टेंट है इन दिस डिपार्टमेंट, बिकॉज ट्रेडिंग में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाई साइड में आता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर, आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंड देन सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैड डेट, जितने भी खर्चे हैं, और द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और गेन लॉस, ये सारा पीएल का पार्ट रहता है। बन गया डिपार्टमेंटल वाइज। एंड देन वी प्रिपेयर्ड अ कॉमन पीएल जहां पे हम सारे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, एग्रीगेट करते हैं। अभी जैसे मैंने एक स्पेस, एक बेसिस बताया सर, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया पे हम क्या बांट सकते हैं, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, रेंट ऑफ द फ्लोर एरिया पे और बढ़ सकता है डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, बिकॉज उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ज्यादा माना जाएगा जिसके पास फ्लोर एरिया ज्यादा है। तुम लोग सोच के बताओ कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बांटना हो, कैसे बांटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बेस क्या हो सकता है, क्या? तुम भाई भी बोल सकते हो, और लाइट पॉइंट ना, जितना जहां पे लाइट पॉइंट है वहां पे उतना ज्यादा बिजली का खर्च है। इफ लाइट पॉइंट इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस फ्लोर एरिया, बिकॉज हमें ज्यादा एरिया के लिए ज्यादा लाइटिंग चाहिए, कम एरिया के लिए कम लाइटिंग। पावर, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और पावर में फर्क है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब हम लोग कोई अप्लायंसेस चलाते हैं। पावर का कब यूज करते हैं, जब कोई हम लोग मशीन चलाते हैं, मशीन में भी करंट जाता है, फैन में भी चलाने के लिए करंट चाहिए। ऐसे फैन, लाइट, कंप्यूटर, ये सब चलाने को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर तुम मशीन चला रहे हो, एसी चला रहे हो, तो उसको पावर कंजम्पशन बोलते हैं। तो पावर किस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किलोवाट पे होना चाहिए, किलोवाट। सपोज तुम्हारे बिजनेस में एम्प्लॉय लोगों के लिए कैंटीन है, खाना, कैंटीन में खाना खाते हैं, तो जो खाना खिलाने का खर्चा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मान लो ग्रुप इंश्योरेंस करवा के रखे हो, ग्रुप इंश्योरेंस, तो भैया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एज पर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, जितने भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान के चलो इंश्योरेंस, इफ द इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक पे बटेगा। इफ द इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी के वैल्यू पे बांटो। इफ द इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इन पे बांटेंगे। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत इसमें। अभी यहाँ पे तुम लोग को पहले फॉर्मेट भी दिखाता हूँ, देखिए
सबसे पहले हमें क्या करना है, एलोकेशन करना है, हर डिपार्टमेंट का खर्चा होना चाहिए। दूसरा फायदा होता है कि हम कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे, इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है नहीं हो रहा है। एंड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट का कम जगह यूज कर रहा है, उसके ऊपर रेंट का बर्डन ज्यादा हो, पता चलेगा नुकसान है, पता चलेगा नुकसान है नहीं, गलत एलोकेशन कर दी और रेंट का, इसलिए डिपार्टमेंट से नुकसान और एक्चुअल में नुकसान है नहीं। अब जैसे यहाँ पर है ना कि अगर कोई स्पेसिफिक चार्ज हो, बेटा वो स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, उसी डिपार्टमेंट में लिखेंगे जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है। लेकिन अगर कोई शेयर्ड या कॉमन एक्सपेंसेस हो तो बेटा उसको हम लोग बांटेंगे, जैसे रेंट को फ्लोर एरिया पे बांटेंगे, लाइटिंग को लाइट पॉइंट पे बांटेंगे, ठीक है। और एक होता है जनरल एक्सपेंसेस, मतलब एक ऐसा खर्चा है जो हम डिपार्टमेंट में बांट ही नहीं पाएंगे, लाइक कॉमन इन नेचर। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, वैसे केस में हम उसे जनरल पीएल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जनरल पीएल में लिखेंगे। जब जब आएगा, अच्छा किसी का, जब तुम लोग अगर डब्ल्यू बी बोर्ड में रहे होगे क्लास 12 में, ओवरहेड आया होगा, याद है? आ गया, डब्ल्यू बी बोर्ड था क्या? नहीं देखे होगे, ऐसे जो लोग डब्ल्यू बी बोर्ड में रहा होगा उन लोगों को ये देखने को मिला होगा उस समय। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम होगा। एंड ये डिपार्टमेंट का एक और हेल्प होगा, जब हम लोग कॉस्ट में ओवरहेड पढ़ेंगे ना, वहां भी लाइक ऐसे ही डिस्कशन करने को मिलेगा, तो डबल बेनिफिट। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्वेश्चन रहता है तो बहुत ही इजी नेचर रहता है, बहुत ही आसान रहता है, ताकि समझ में अच्छे से आए। देखो, the business of ABC Limited is carried on three departments like A, B, and C, and the following information related for the year ended 30th April 2011 is this. This is the department A, department B, and department C. These are the sales, purchase, opening stock, closing stock, overhead expenses for the year to be opposed on the basis indicated. अभी देखो नीचे मेरे पास कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है, अभी ये वाला एग्जाम में जनरली नॉट गिवन है, अभी दिया गया, मैं बोला ना क्योंकि मेरे को इजी करना है सम्स को, इसलिए दिया गया एग्जाम में, ये मिसिंग रहेगा। व्हाई? बिकॉज से तुम्हें खुद डिसाइड करना। देखो पहला क्या है, रेंट एंड रेट्स इसके बेसिस पे बढ़ना चाहिए, फ्लोर एरिया, एंड हेयर मेंशन इज फ्लोर एरिया। वेजेस एंड सैलरी किस पे बढ़ना चाहिए सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हमें भी पता है दिया हुआ भी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इंश्योरेंस किस पे बढ़ना चाहिए, वी डोंट नो कि इंश्योरेंस किस पे है, इन लोगों ने बेसिस बोल दिया ओपनिंग स्टॉक पे बांटो, नहीं दिया रहता हम ओपनिंग पे बांट सकते हैं, क्लोजिंग पे बांट सकते हैं, एवरेज स्टॉक पे बांट सकते हैं, या फिर अगर एसेट दिया रहेगा, मुझे क्या पता कि किस चीज का इंश्योरेंस है, अगर मेंशन नहीं है देन यू कैन टेक एनी बेस, और अगर मेंशन है तब तुम्हें उसी पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन बोला परचेज पे बांटो, एंड एडवर्टाइजमेंट बोला सेल्स पे बांटो। अब एक चीज सोच के बताओ सर, अगर नहीं भी बोला रहता एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग सेल पे बांटेंगे, अच्छा सेल्स पे बटने वाला और खर्चा बताओ, एक तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, और वेरी गुड प्रमोशन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, समझ में आ रहा है क्या, सेल्समैन सैलरी, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन सेल, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन सेल। परचेज पे क्या होगा, तो परचेज पे जैसे मान के चलो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये सारा हमारे क्या होगा, परचेज पे बढ़ जाएगा, या डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज पे बढ़ेगा, डिस्काउंट अलाउड सेल्स पे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कोई रट्टा मारना है, बल्कि एक बार सुन लोगे तो तुम लोग खुद सोच पाओगे अच्छा इसके इसके साथ तो रिलेटेड है, बिकॉज फाइनल अकाउंट तुम्हारे लिए न्यू नहीं है, फाइनल अकाउंट तुम लोगों के लिए बहुत बार प्रैक्टिस किया और फाइनल अकाउंट अच्छे से आता है। एंड हियर यहाँ भी फाइनल अकाउंट है, वो फाइनल अकाउंट तुम लोगों को मैंने बोला ना पुराना वाला ही है विद न्यू सम एडजस्टमेंट, तो अल्टीमेट बेस वही रहेगा। अच्छा नीचे ये जो सर बेसिस है, देखो परचेज तो मुझे परचेज यहाँ से मिल जाएगा, सेल्स मुझे यहाँ से मिल जाएगा, व्हाट अबाउट फ्लोर एरिया, अच्छा ओपनिंग स्टॉक भी मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, व्हाट अबाउट फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सर सेपरेटली फ्लोर एरिया इज गिवन, separately number of employees given, number of employees दोनों ही सेपरेटली गिवन। अभी हमें क्या करना है सर, हमें ड्रॉ करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करते हैं सेम वे, जस्ट अमाउंट का कॉलम क्या करेंगे, वी मेक 3 अमाउंट कॉलम,
particular amount and just make 3 amount column. सम्स बहुत बड़ा नहीं है तो आप पेज में भी हो जाएगा. एंड जनरली 3 डिपार्टमेंट ही देगा, 3 2 4 डिपार्टमेंट होने का चांसेस वेरी रेयर. कभी कभी 2 रहेगा, नहीं तो 3 रहेगा. ये डिपार्टमेंट का कॉलम है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, then particulars, department A, department B, department A, B, and C, and this is particulars. In top, in the books of, टॉप में लिखेंगे द बुक्स ऑफ, एंड देन उसके नीचे लिखेंगे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखते थे, बस उसके आगे एक वर्ड जोड़ेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st March, 31st April, 30th April 2011. जैसे एकदम फाइनल अकाउंट का स्टेटमेंट लिखते थे एकदम सेम, only the extra word is department, because we not preparing the single trading account, we preparing departmental trading account, and accordingly उतना कॉलम हम लोग ने किया ओपन कर. बेटा सबसे पहले भी क्या लेंगे, द फर्स्ट एलिमेंट इज ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, जस्ट एक बार लिख रहा हूँ फिर अभी दिखाता हूँ. टू ओपनिंग स्टॉक, देन डेबिट साइड में क्या आता है, टू परचेज काउंट, बाई में क्या आना चाहिए, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक. ये तो बाई डिफॉल्ट एंट्रीज है कि नहीं, ये तो आना ही है. एंड ये तुम लोग लिखोगे, एंड कहाँ से लिखोगे, you have the complete data, you have the sales of all departments, so departmental wise लिखोगे. अच्छा, in case if there is an return, if there are some return, purchase return or the sales return, तो उसे क्या करना है, आफ्टर एडजस्टिंग लिखना है. तुम्हें लेस नहीं दिखाना है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या लिखते थे, सेल्स लेस रिटर्न, वो जगह ही नहीं है ना, बिकॉज तुम्हें 3 डिपार्टमेंट में लिखना है. तुम लिखोगे बाई सेल, डायरेक्टली सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखोगे, दिखाने की जरूरत नहीं है. परचेज होने पे परचेज के साथ रिटर्न माइनस करके ही दिखाओगे, तुम्हें वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं. ये तो 4 एंट्री तुम लोग खुद ही प्रिपेयर कर पाओगे, इसी है कि नहीं. है तो ये पहले 4 ऐसे लिखोगे, एंड ये रहा डेटा स्क्रीन.
डेटा को फिट करो खुद से। वैसे मैं पीडीएफ ग्रुप पे भेज दिया हूँ, ठीक है। तो फिर एक बार बताइए फटाफट, देखिए ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक फॉर ए 26,800, फॉर बी, फॉर सी परचेज 1,10,000, फॉर बी 3,700, 16 और 16, 16, then third one buy sales 4, next, yes, next, closing stock 42,000, 43,600. Check, is there any wages or other direct expenses? Yes, एक है wages and salary. तो जब wages and salary मेंशन रहता है तो हमें एक डिसीजन लेना होता है। कैसे डिसीजन लेते हैं? क्योंकि अगर पहले wages वर्ड होता है तो हमसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग में, और अगर पहले सैलरी होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं पीएल में लिखते हैं। तो एक वेजेस सैलरी है, सो ट्रेडिंग का पार्ट है। हम लोग क्या करेंगे, चाहो तो पीएल में भी ले सकते हो बाई पुटिंग अ नोट। तो तुम लोग कैसे लिखोगे, लिखोगे टू वेजेस एंड सैलरी। और देखो बता दिया कि वेजेस एंड सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई। इधर देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऑफ डिपार्टमेंट, इन फर्स्ट डिपार्टमेंट 8, सेकेंड डिपार्टमेंट 11, थर्ड डिपार्टमेंट इज 13। तो तुम्हें 1,92,000 को 8, 11 और 13 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 192 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 8, 11 एंड 13। मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। एट, 11, 13, that is the amount in first column. How much? 24,000 in A column. कर पाए क्या, नहीं कर पाए। रेशियो मतलब क्या, तब क्या करेंगे 8 प्लस 11 प्लस 13, व्हाट इज द टोटल 32। so now 1,92,000 divided by 32 into 8 in first column कितना आ रहा है 48। 1,92,000 divided by 32 into 8, 48,000 आ रहा है। yes yes 48,000। then what is the next 66,000 and the next 78,000। जस्ट एक्सप्लेन मी द प्रोसेस। तुम लोग अपना प्रोसेस कैसे किए हो, कैलकुलेटर पे कैसे किए हो। अच्छा, इनटू 8 किए, डिवाइडेड बाय 32 किए। इफ यू डूइंग दिस यू नीड टू कैलकुलेट 3 टाइम्स। अगेन यू प्रेस एसी बटन एंड फिर तुमने किया होगा 1,92,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 32। ये किए होगे, ये नहीं करना, इसको यही करना है। बट पहले हमें डिवाइड करना है। पहले क्या करना है, कैसे वर्क होगा, देखो व्हाट इज द टोटल ऑफ रेशियो 32। मैं जो बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पे वो परफॉर्म करो, एसी का बटन प्रेस करो एंड 1,92,000 प्रेस करो। जितना बोलूंगा उतना ही करना है। डिवाइड 32 इंटू 8 इक्वल टू, फर्स्ट आंसर मैच कर रहा होगा, मैच कर रहा है। नाउ जस्ट प्रेस ओनली 11, 11 प्रेस करो एंड इक्वल टू, सेकेंड आंसर आ गया होगा स्क्रीन पे, नहीं आया, आ गया ना। एंड यू जस्ट प्रेस 13, 13 इक्वल्स टू, नहीं आ रहा है। आई थिंक तुम ज्यादा बटन प्रेस कर रहे हो, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना है। आ रहा है क्या, भी कर पाए, नहीं कर पाए। वन
पूरा एसी का बटन प्रेस करो, 1,92,000 डिवाइड 32 इंटू 8 इक्वल्स टू, वेट हो गया, अगेन प्रेस 11 ओनली, जस्ट 11 11 इक्वल्स टू, आ रहा है क्या नेक्स्ट आंसर आ रहा है, देन प्रेस 13 ओनली 13 इक्वल्स टू नेक्स्ट आंसर, आ रहा है ना। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है, बिकॉज इसमें तुम्हें एरर होने के चांसेस लेस है, टाइम कंजम्पशन लेस होगा। ओनली कुछ कुछ कैसियो के कैलकुलेटर पे ये टास्क परफॉर्म नहीं होता है, उस केस में क्या करना है, जो डिवाइड का बटन है वो 2 टाइम्स प्रेस करना होता है। क्या करना होता है, इन सम कैलकुलेटर्स जब ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे, कभी स्टक हो जा रहे हो, तो डिवाइड का बटन 2 बार प्रेस करना। सर अगर मान लीजिए कि मेरा नॉर्मल कैलकुलेटर है और हमने डिवाइड 2 बार प्रेस कर दिया, कोई फर्क नहीं, सेम ही आंसर आएगा। समझ में आया क्या, सिर्फ कैसियो के एक पर्टिकुलर मॉडल में ऐसा प्रॉब्लम था, जहां परफॉर्म नहीं होगा वहां डिवाइड 2 बार प्रेस करना। कोई दिक्कत है क्या। अब तुम लोगों का टास्क यहां से स्टार्ट होता है, यू जस्ट फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट टू gross profit CD and make it by gross profit PD.